हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी यानी जंतु शास्त्र से जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो एस्पिरेंट अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब की बार वाला एग्जाम जिनको देना है, जिन बच्चों ने भी सेट एग्जाम दिया था और लग रहा है कि सर क्वालिफाई हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन आपने शुरू कर दी होगी। और एमसीक्यू की सीरीज बच्चे यहाँ से चल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सिलेबस में 10 यूनिट्स बच्चे दी गई हैं। आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी से एग्जाम होगा उसमें 10 यूनिट्स बच्चे दी गई हैं। एक यूनिट के एमसीक्यू हम कर चुके थे। आज हमारे यूनिट नंबर 2 है, जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस बच्चे आज हमें डिस्कस करने हैं। पहले ही बता देता हूं बच्चे, क्वेश्चंस हमारे क्या रहेंगे जो मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी जो आज लेके आया हूं, तो वो क्वेश्चंस एक तो आपके जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं वो शामिल होंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से होंगे बच्चे, जो आपके राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आए हैं या फिर जो दूसरे राज्यों के लेक्चरर और प्रोफेसर एग्जाम के अंदर बच्चे आपके आए हैं। दूसरा बच्चे, आपके जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, उस सिलेबस के उन टॉपिक से जो पीछे पीजीटी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको इसके अंदर शामिल रहेंगे बच्चे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो आपके किसी न किसी टीजीटी एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अब कहोगे सर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, सर ये टीजीटी लेवल वाले आप क्यों करवा रहे हो। देखो मेरे भाई, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी क्षमता बहुत कम है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, अभी तुम्हारी प्रिपरेशन भी पूरी नहीं है, इसलिए आप लोग हमेशा वो सोचते हो जो तुम्हारा काम ही नहीं है। कुछ राज्यों का टीजीटी एग्जाम का लेवल भी वो होता है बच्चे, जो दूसरे राज्यों का पीजीटी होता है ना, उससे भी ज्यादा। तो उन राज्यों में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो दूसरे किसी न किसी राज्य के अंदर टीजीटी में पूछे गए हैं और आपके एपी के अंदर भी पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऐसे निकाले हैं। और हमारे भारत के कोई भी कंपटीशन एग्जाम दोगे बच्चे, तो उसके अंदर तीनों ही लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इजी भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं बच्चे, और डिफिकल्ट तो आते ही आते हैं। तो मेरा कर्तव्य आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन होल्ड करवाना है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के सटीक तरीके से क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं बच्चे। तीनों का मिक्सचर रहेगा, तो आपका भी जो ध्यान है, जो फोकस है बच्चे, वो सीखने पे होना चाहिए, ना कि ये जज करने पे अरे ये तो हमारे नहीं आएगा। क्योंकि उसका अनुमान लगाने के लिए 10 साल का अनुभव चाहिए आपको। प्रॉपर हर साल वही 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 चीज को आप एनालाइज करें, तब आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये काम मैं कर चुका हूं, आपका काम है सीखने का, उसके ऊपर पूरा फोकस रखिएगा। चलिए करें सर शुरुआत। एक पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बच्चे। क्वेश्चन में आप सभी के सामने क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आप सभी के सामने बच्चे दिया गया है कि सर व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्स जेनेटिक्स अप्रोच। देखो, जेनेटिक्स देखें तो सर बहुत आसान सी बात है, लेकिन साथ में एक टर्म यूज कर दी, रिवर्स जेनेटिक, यानी व्युत्क्रम अनुवांशिकी के नाम से जिसको हम लोग बच्चे पुकार सकते हैं, व्युत्क्रम अनुवांशिकी। अब समझो बच्चे क्या है। चार ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई जीन से एंजाइम की दिशा में स्टडी करना, या डीएनए से उसके जो लक्षण हैं, जो बच्चे उसके फिनोटाइप हैं उनकी स्टडी करना, या हमारे फिनोटाइप से लेकर डीएनए की तरफ दिशा में स्टडी करना, या फिर आरएनए से डीएनए स्टडी करना। क्या एक्चुअल मतलब है। जैसे मैंने पिछली यूनिट आपको प्रैक्टिस करवाई थी बच्चे, हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन साथ में इतनी सरल भाषा में बना के लाता हूं मैं, ताकि जो बच्चा मेरे साथ लाइन टू लाइन पढ़ता जाए वो कभी बच्चे मार ना खाए। क्वेश्चन देखिए, अब आंसर देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है। रिवर्स जेनेटिक था ना। देखो भाई, रिवर्स जेनेटिक या व्युत्क्रम अनुवंशिकी, ये हमारी जेनेटिक्स का वो मॉडर्न दृष्टिकोण यानी व्यू है बच्चे, वो अप्रोच है, वो दृष्टिकोण है, वो देखने का नजरिया है, जिसमें किसी स्पेशल जीन के जो फंक्शन है ना, उनकी स्टडी हम कैसे करते हैं, उसके डीएनए सीक्वेंस से शुरू किया जाता है, और उसके द्वारा उत्पन्न होने वाली हमारी जो बॉडी के कैरेक्टर्स हैं, जो लक्षण है बच्चे, यानी कि सर फिनोटाइप है, उन तक स्टडी करते करते पहुंचा जाता है। सीधी सी बात क्या हुई, कंक्लूजन क्या आया कि डीएनए के सीक्वेंस, भाई डीएनए की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जीन होती है। जीन में क्या होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, जो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन वाले बेस से बने होते हैं बच्चे। तो नाइट्रोजन वाले बेस से स्टडी शुरू करके, और नाइट्रोजन के बेस से बना जीन, जीन से बना डीएनए, डीएनए से क्रोमोजोम, क्रोमोजोम हमारी बॉडी में, और हमारी बॉडी में जैसा क्रोमोजोम वही बाहर से हमारी बॉडी दिखेगी। तो हम बिल्कुल छोटी सी यूनिट यानी डीएनए के सीक्वेंस से शुरू करके बॉडी में क्या लक्षण दिख रहे हैं उस छोटे से डीएनए के कारण, ये इस सीक्वेंस में स्टडी करना बच्चे क्या होता है, रिवर्स हमारा जेनेटिक्स होता है। नॉर्मल कंडीशन में जो जेनेटिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि बॉडी को देख करके फिर डीएनए की स्टडी करते हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ चलते हैं। रिवर्स में ऐसा होता है आजकल। इसके विपरीत जो हमारी क्लासिकल अनुवांशिकी, जो पहले से हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें
हम पहले तो क्या करते हैं, किसी भी जीव, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेशल कैरेक्टर को देखते हैं और फिर उसके पीछे का कौन सा जीन जिम्मेदार है, फिर उसकी खोज करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं। बच्चे समझ में आ गई? ये था सर आपका आंसर। बाकी इंटरेस्टेड हो और ज्यादा पढ़ने में तो पढ़ लीजिएगा। आगे की 4 लाइन मैंने उस बच्चे के लिए लिखी हैं जिस बच्चे ने कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं, जिसने पूरा सिलेबस कर रखा, उसके लिए है। 2-3 लाइनें कई बार मैं नीचे छोड़ देता हूँ, वो उन बच्चों के लिए छोड़ता हूँ जिन बच्चों ने पूरा सिलेबस कर रखा है, वो पढ़ें उसको। क्यों? क्योंकि बच्चे, मैंने कहा था कि एक यूनिट के कंसेप्ट दूसरी यूनिट से रिलेट करते हैं, जुड़ के कई बार कुछ बातें बन जाती हैं। तो किसी बच्चे ने अगर सिर्फ सेकंड यूनिट पढ़ी है ना, वो सोचेगा यार ये तो चीज़ हमने पढ़ी ही नहीं, ये कहाँ से आ गई? तो मैंने कहा ना बच्चे कि आपकी दूसरी यूनिट से रिलेट करके भी क्वेश्चन बनते हैं, इंटीग्रेट करके बनते हैं। अब जिसने पूरा कर रखा है वो बच्चा पूरा समझ लेगा, जिसने पूरा सिलेबस नहीं कर रखा, सिर्फ सेकंड यूनिट पढ़ी है, तो मोस्टली चीज़ें समझ जाएगा वो। समझ गए बात को? ओके सर। आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्यारे बच्चे आप सभी के सामने है। क्या कह रहा है आप सभी को? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, नीचे कुछ प्रॉपर्टी दी गई है, उनमें से बताना है ऑफ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। भाई एक एंजाइम दे रखा है, यहाँ पे कौन सा एंजाइम दे रखा है? टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, नीचे दो प्रॉपर्टी दे रखी हैं उनमें से, और किसकी दे रखी है? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है आपका, उसके बारे में दे रखे हैं। मेक देम वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक, जेनेटिक मतलब जीन्स के, इंजीनियर मतलब उसमें एडिट करने लायक अगर हम बन जाए, जिस विज्ञान की ब्रांच से हम जीन के बारे में स्टडी करके उसमें एडिट, उसमें बदलाव करने की क्षमता पा लेते, वही ब्रांच होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बच्चे, उसके फील्ड में यूजफुल बनता है। कौन यूजफुल बनता है? एक टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है वो। तो ऐसी कौन सी बात है कि जिसके कारण वो इतना इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन है बच्चे आपका। आ जाइए, 4 ऑप्शन है। ये क्या करता है? डीएनए को अपनी पहचान सीक्वेंस के अंदर काटते हैं। यानी पहला ऑप्शन दिया है कि भाई ये जो एंजाइम है ना, वो डीएनए को क्या करता है? एक निश्चित सीक्वेंस पे से काटता है, इसलिए जरूरी है। या फिर वो एटीपी की आवश्यकता नहीं होती अपना काम करने के लिए। या फिर वो क्या करते हैं बच्चे, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है ना 4 से 6 बेस पेयर की, उसको काटते, उसको पहचानते हैं। या फिर सारे के सारे बच्चे। तो देखिए अब आते हैं अपनी बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन, और जितने लिखे हुए यहाँ पे सबको एक एक करके इस अपने एक्सप्लेनेशन में आंसर दूंगा आपको। देखो एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आपको समझना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो होते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं? डीएनए को किसी न किसी सीक्वेंस से काटने का काम करते हैं बच्चे। कट लगाते, कैंची जैसे कपड़े को काटती है ना, वो भी आपके डीएनए को किसी जगह से काटते हैं। तो समझते हैं ये जो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज यानी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है बच्चे, ये आपका हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी अनुवंशिक इंजीनियरिंग के सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, उपकरण है। इसकी पहली विशेषता ये है कि ये है ना डीएनए को एक विशिष्ट जगह से पहचानता है, उसके एक विशेष सीक्वेंस को पहचानता है, उसके जो डीएनए के भीतर कौन सा सीक्वेंस बना हो उसको सटीक रूप से पहचानता है, और पहचान के वहीं से कट लगा देता है। समझ गए बात को? जिससे क्या होता है, वैज्ञानिक जो है ना वो किसी भी जीन को आसानी से जहां से चाहे वहां से काट के अलग कर सकते हैं। दूसरी बात, इन्हें डीएनए काटने की जो प्रोसेस है ना, उसके लिए एनर्जी के रूप में एटीपी की भी आवश्यकता नहीं होती है, जिससे क्या होता है कि हमारी लेबोरेटरी में इनका उपयोग हमारे लिए आसान हो जाता है। तीसरी बात है कि ये क्या करते हैं, जब काटते हैं ना तो 4 से 6 बेस पेयर वाला जो लंबा डीएनए होता है ना, लंबा डीएनए जो होता है बच्चे, जो सीक्वेंस होते हैं उनको पहचानते हैं, और दोनों तरफ से पढ़ने, देखो पैलिंड्रोमिक जो होता है ना बच्चे, पैलिंड्रोमिक का मतलब होता है ऐसा आपका डीएनए का सीक्वेंस तो दोनों तरफ से पढ़ने पर सेम होता हो। तो ये क्या करते हैं बच्चे, उनको पहचानते हैं, और इन गुणों के कारण इनका उपयोग हम डीएनए को काट के उनका क्लोन यानी उनकी कॉपी तैयार करने में, जीन की मैपिंग करने में, या फिर हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने की जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें बच्चे बहुत बड़े स्तर पे इसका यूज होता है। देखो अगर देखा जाए ना तो क्वेश्चंस को मैं इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन बनाई है बच्चे कि जो बच्चा इसको पढ़ लेगा ना तो मेरे भाई कंसेप्ट भी क्लियर होता चलेगा। आपने कहीं पे क्या पढ़ा आई डोंट नो, बट यहाँ पर आप लोग एक एक क्वेश्चन के साथ एक एक कंसेप्ट आपको पूरा करा रहा हूँ। जैसे एंडोन्यूक्लियस के विषय में 3 ही मेन बात होती हैं, तीनों बात बता दी भी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके सर, आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ बच्चे। इसने कहा कि भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है प्रोसेस,
उसको चाहिए होते ओनली अ minute quantity of DNA sample सच एज WBC ऑफ ब्लड स्टेन बिकॉज इसने कहा भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है ना हमारे पास, उसमें डीएनए के सैंपल की ये छोटी सी मात्रा ही हमें चाहिए होती है। जैसे कि हमारा जो WBC वाइट ब्लड सेल होती है ना, उसमें से थोड़ी सी मात्रा निकाल लो। क्यों थोड़ी सी मात्रा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमें डीएनए की बहुत थोड़ी सी मात्रा ही क्यों चाहिए होती है बच्चे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो इसका आएगा लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए इज अवेलेबल इन डब्ल्यूबीसी। भी डब्ल्यूबीसी में डीएनए की बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, क्या ये आंसर है? अच्छा दूसरा देखो, डीएनए कंटेन नाइट्रोजन बेस, डीएनए में नाइट्रोजन के क्षार होते हैं। अच्छा तीसरा है डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड थ्रू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपने एक मेथड पढ़ा था, तो उस मेथड से डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते, क्या ये रीजन है? या फिर डीएनए डिटरमाइंस द हेरिडिटी, तो क्योंकि डीएनए के अंदर आनुवांशिकता होती है, मतलब पिछली जनरेशन के जो गुण होते हैं ना वो डीएनए में होते हैं, क्या ये कारण है? अब सही जवाब सुन लो मेरे भाई, क्या है सही जवाब? सुन लो एक बार क्या है, पहले सही जवाब सुन लेते हैं, बाकी बाकी चीजों पे आएंगे। सही जवाब ये आपके सामने लिखा हुआ है मेरे भाई। तो सही जवाब बच्चे कि डीएनए कैन बी एम्पलीफाइड थ्रू पीसीआर। फिर ये आंसर कैसे हुआ भाई? एक बात बताओ, तुम्हें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करना है। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है कि डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस है ना उसका पता लगाना है। हर व्यक्ति का सीक्वेंस अलग होता है, लेकिन कुछ कॉमन भी होता है, लेकिन कुछ मात्रा में हर व्यक्ति का डीएनए का सीक्वेंस अलग होता है। इससे हम पेरेंट्स की पहचान कर सकते हैं, है ना, रेपिस्ट की पहचान कर सकते हैं बच्चे, बहुत सारी जगह पे कोई काम आता है हमारा। तो थोड़ी सी मात्रा से क्यों आपने काम हो जाता है? क्योंकि डीएनए का तुम कहीं से भी छोटा सा टुकड़ा निकाल लो और फिर तुम्हारे पास लेबोरेटरी में जाओ, तुम्हारे पास एक मेथड होता है पीसीआर मेथड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उस छोटे से टुकड़े को तुम एम्पलीफाई मतलब उसकी कई कॉपियां बना करके उसको बढ़ा सकते हो, बढ़ा के फिर एनालाइज कर लो। तो ये मेथड है, इसलिए वहां से तो छोटा सा टुकड़ा ले लो, अपने लेबोरेटरी में जाके बढ़ा लो उसको अगर रिसर्च करनी है तो इसीलिए मेरे भाई छोटे से टुकड़े से काम चल जाता है। यही आपका सही आंसर होगा, जो बात मैंने समझाई है यही यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ओके सर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे। चलो क्वेश्चन से पहले दो इन्फॉर्मेशन थी आप सभी बच्चों के लिए, एक बार बता देता हूँ। ये जूलॉजी बच्चे जो एमपीपीएससी जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उन सारे बच्चों के लिए फाउंडेशन बैच है बच्चे, चल रहा है अभी अभी 50% पे ही मिल रहा है आपको। और अभी इस वीक ये वीक जो अभी अपना चल रहा है इसमें आपको इसी 50% पे ही रखा गया है। सारी चीज़ मिलेंगी, पेपर 1 पेपर 2 हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच रहेगा, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सीट सारी चीज़ें होंगी बच्चे अपने अपने समय के ऊपर इस बैच के अंदर। इसके बाद कुछ अलग से करने की आपको कोई बैच लेने की कहीं से भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 100% हो जाएगा। ये बुक है बच्चे आपके प्रैक्टिस लगाने के लिए, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ छांट के जो एमसीक्यू जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में यूनिट वाइज मिलेंगे 10 यूनिट में बांट करके। ये सेट की बुक है बच्चे। जिस बच्चे को जूलॉजी से टीचर बनना है, जूलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना, उसको मैं ये बुक तो सजेस्ट करूंगा ही करूंगा बच्चे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा ये सेट की बुक जो मैंने बनाई है ये भी लगाओ, क्योंकि जूलॉजी वाले जो बच्चे हैं ना उनके बहुत सारे टॉपिक्स आपके कॉमन हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से। अगर देखा जाए ना बच्चे तो आपकी सेट एग्जाम में 13 यूनिट थी, असिस्टेंट प्रोफेसर में 10 यूनिट हैं। 10 में से 8 यूनिट जो है ना बच्चे वो आपकी इसके साथ में मैच होती हैं, सिमिलर हैं। अब ये मत समझना कि सर 10 में से 8 बस ये सेट वाली कर लेंगे तो हो जाएगा। 10 में से 8 यूनिट सेट वाली तो हैं, लेकिन इन 8 की 8 यूनिट 8 में से 6 यूनिट में बच्चे ध्यान रखना अलग से भी टॉपिक हैं, मतलब सेट वाले तो हैं ही इन 8 यूनिट में, इससे अलग भी है टॉपिक। तो ये गलती मत करना कभी आप सोचो पैसे बचाने के चक्कर में अरे बस सेट से हो गया हमारा। मेहनत करनी है, वैकेंसी बार बार नहीं आती मेरे भाई, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बच्चे एपी जूलॉजी वाली बुक पढ़ रहे हैं वो ये तो लगाए ही लगाए, इसके साथ में सेट वाली भी एक बार लगा ले, तो बच्चे आपका काम डेफिनेट हो जाएगा, आईक्यू लेवल जहां तक पहुंचेगा। और सेट वाली बुक में तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं बच्चे, तो बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन क्या है कि इन मैन मनुष्य में नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन डबल मोनोजोमिक सेल वुड बी, मतलब जो डबल मोनोजोमिक कोशिका होती हैं बच्चे उनमें गुणसूत्रों की संख्या बताओ। सही आंसर क्या होगा, 46 होगा कि 44 होगा? अब कुछ इसने स्पेशल दिया है तो इतना तो श्योर है सर हमारे पास में कि 46 तो नहीं होगा, तो फिर सही आंसर क्या होगा? आइए बच्चे जरा जान लेते हैं, देख लेते हैं सर। देखो आंसर तो 44 है, कैसे समझो? मनुष्य के अंदर जो क्रोमोजोम की सामान्य जो आपकी द्विगुणित संख्या होती है वो तो 46 होती है,
हम जानते द्विगुणित मतलब पेयर में होता है, जोड़े में होते 46 होती है। अब यहाँ आनुवांशिकी के अंदर बच्चे एक आपका एक सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। एक सिचुएशन है बच्चे एन्यूप्लॉइडी। ये क्या है? वह सिचुएशन है जब जो क्रोमोसोम के सेट है ना उनमें कमी आ जाए या उनमें वृद्धि हो जाती है बच्चे। अब ये आपका जो एन्यूप्लॉइडी है ना इसी के अंदर एक कंडीशन होती है मोनोजोमिक। मोनोजोमिक कंडीशन। इसका मोनो मतलब सिंगल, इसका मतलब होता है कि गुणसूत्रों का एक जोड़े में से एक गुणसूत्र की कमी हो जाना। अब एक गुणसूत्र कमी हो गई मेरे भाई तो क्या होगा सर? एक जोड़े की अगर मेरे भाई कमी हो गई तो ऑब्वियस सी बात है सर, क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या में कमी आएगी। यानी वही डबल मोनोजोमिक का अर्थ क्या है कि दो अलग अलग गुणसूत्र जोड़ों में से एक एक गुणसूत्र गायब हो जाना। तो गणितीय रूप से अगर इसको देखा जाए मेरे भाई तो एक और एक दो घटाने पड़ेंगे, दो घटेंगे तो 44 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यह क्वेश्चन को ध्यान से देखना आपने। ये रहा डबल लिखा है, देखो मोनोजोमिक, मोनो मतलब एक की कमी, डबल मोनोजोमिक का मतलब दो जगह पे एक एक की कमी, मतलब 46 होते हैं, 46 में से बच्चे दो चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 44। तो आंसर प्यारे बच्चों आपका ए वाला आ जाएगा। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन आप सभी के सामने लिखा है, इन ए टिपिकल टेस्ट क्रॉस ए प्लांट शोविंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस्ड विद ए प्लांट शोविंग फिनोटाइप। मतलब क्या है भाई? एक हमने टेस्ट किया, एक क्रॉस करवाया हमने दो प्लांट का, उसमें जो डोमिनेंट फिनोटाइप है, देखो एक होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है हमारे अंदर का जीन कैसा है। फिनोटाइप का मतलब हम उस जीन के कारण हम बाहर से कैसे दिख रहे हैं, काले गोरे टेढ़े मेढ़े कैसे दिख रहे हैं, तो फिनोटाइप हो गया। तो उसने कहा एक है ना, एक तो हमने ले लिया, जो ऑर्गेनिज्म ले लिया वो ले लिया कि उसके अंदर आपका डोमिनेटिंग फिनोटाइप है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो दिख रहा है। उसको हमने क्रॉस करवाया किसके साथ? उस पौधे का संकरण हमने एक नॉर्मल फिनोटाइप वाले पौधे से करवाया बच्चे। तो अब आपसे पूछा क्या इसके अंदर यस कि कैसा फिनोटाइप दिखेगा? भाई हमने एक क्रॉस करवाया, एक टेस्ट क्रॉस करवाया बच्चे, और किसका बीच में कराया? एक प्लांट था जो कि डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा था, है ना। किसके साथ करवाया? एक जो सिर्फ नॉर्मल फिनोटाइप वाले के साथ में। तो अब आपको क्या होगा बच्चे वो बताना है। अब इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा अब समझिए जरा एक बार कैसे सोल्व करना है इसको। अभी तक सिर्फ क्वेश्चन से बहुत ज्यादा सोचना मत, एक्सप्लेनेशन के बाद सोचना कि चीज क्या है। देखो भाई, हमने जो टेस्ट क्रॉस करवाया है, वैसे नॉर्मली टेस्ट क्रॉस का उपयोग किसी भी जीव के जो हमें नहीं पता उस जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। मेंडल के नियमों के अनुसार जब एक डोमिनेंट करैक्टर, डोमिनेंट फिनोटाइप वाले जीव का संकरण उसके शुद्ध अप्रभावी जनक के साथ में कराया जाता है तो इसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यदि परीक्षण किया जा रहा पौधा शुद्ध प्रभावी है, शुद्ध प्रभावी का मतलब उसके अंदर दूसरी प्रकार का कोई भी जीन नहीं है, तो जो आगे की संतान होंगी ना, या उनके क्रॉस कराने के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म होगा उसमें सभी पौधे क्या होंगे बच्चे? सभी पौधे आपके लंबे होंगे। यदि वह विषम युग्मकी है, हिट्रोजाइगस है, मतलब एक लंबे पौधे का जीन है, एक बोने पौधे का जीन है, तो जो आगे संतान होगे ना उसमें 1:1 के अनुपात में आपके कुछ डोमिनेंट भी आएंगे कैरेक्टर, कुछ आपके नॉन डोमिनेंट भी आएंगे बच्चे। ये विधि हमारी जो आनुवांशिक यानी जेनेटिक्स के अंदर कि कौन सा प्लांट की शुद्ध है, शुद्ध का मतलब देखो बच्चे ध्यान रखना, मैंने बहुत लंबा चौड़ा समझाया था आपको, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ऐसा मान लो कि मैं लंबा हूं और मेरी जनरेशन का मैं पहला ही हूं, मेरे पीछे जनरेशन ही नहीं है, मैं ही हूं, तो मैं लंबा हूं तो ऑब्वियस ही बात है मैं बिल्कुल प्योर लंबा हूं। लेकिन मान लो कि मैं लंबा तो हूं लेकिन मेरी मदर की हाइट बहुत कम थी, तो मैं लंबा जरूर हूं लेकिन मेरी मदर के जो कम लंबाई वाले जीन है वो भी मेरे अंदर प्रेजेंट हैं, बस मेरे अंदर डोमिनेंट लंबे वाला है इसलिए मैं लंबा हूं, तो मैं शुद्ध नहीं हुआ। तो ऐसे ही बोला बच्चे, तो ये ऐसे ही दो चीजों का क्रॉस करवाया जाता है और क्रॉस करवा के ये देखा जाता है कि भाई कोई जीन पिछली पीढ़ी से मेरे में छुपा तो नहीं हुआ, अगर वो छुपा हुआ है तो किसी न किसी जनरेशन में तो आएगा वापस। बस यही होता है बच्चे टेस्ट क्रॉस। और यही बात आपसे दो प्लांट के बारे में पूछी थी कि प्रभावी और अप्रभावी, डोमिनेंट और रिसेसिव। तो क्या होगा बच्चे? वो रिसेसिव होगा, जो डोमिनेंट है वही आपको दिखेगा। अब देखो बच्चे, एक क्वेश्चन आपका आया था, ये आया था आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेंडेलियन डिसऑर्डर? इनमें से कौन सी
मेंडेलियन बीमारी नहीं है बच्चे। अब एक हीमोफीलिया दे रखा है, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस दे रखा है, एक क्राइटोचैट सिंड्रोम है, एक सिकल सेल एनीमिया बच्चे। तो यहाँ पे मेंडेलियन बीमारी कौन सी नहीं है। अब क्या मतलब है सर इस बात का? देखो भाई, मेंडेलियन विकार या मेंडेलियन डिजीज उनको बोलते हैं जो किसी एक जीन में म्यूटेशन होने से, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन होने से, मतलब उसकी सीक्वेंस में चेंज आ जाने से, या फिर उसमें कोई दोष, कोई दिक्कत होने से होती है। और मेंडल के नियमों के अनुसार वो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाती है। हीमोफीलिया भी जाती है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी जाती है, और सिकल सेल एनीमिया भी जाती है जनरेशन। तो फिर एक बीमारी बच गई बच्चे, क्राइटोचैट सिंड्रोम, ये नहीं जाती है ऐसे। तो मेरे भाई ऑब्वियस सी बात है, फिर यही आ जाएगा सर आपका। ये जो आपके क्राइटोचैट सिंड्रोम है ना बच्चे, ये एक हमारे गुणसूत्रों के विकार के कारण होती है। ये विकार कैसे होता है? 5वें गुणसूत्र की जो छोटी वाली साइड होती है ना, उसका थोड़ा सा हिस्सा क्या होता है, डिलीट होता है, उसके कारण ये बीमारी हो जाती है। इस बीमारी से पीड़ित जो बच्चा होता है, उसके रोने की आवाज़ जो है ना, वो बिल्ली की तरह होती है बच्चे, जिसके कारण इसको ये नाम दिया गया। समझ गए ना बात को? ओके सर, ठीक है भाई, अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपका, ध्यान रखना, जिस बच्चे को अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने हैं ना, जिसको लगता है सर मुझे सबसे डीप बता दो सर, कहाँ से करूं, तो तुम्हारे सिलेबस में जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक से रिलेटेड एक एग्जाम होता है। एक तो बच्चे आपका यूपी पीजीटी, ध्यान से देखना, बहुत सोच समझ के बता रहा हूं। एक तो यूपी पीजीटी, और मेरे भाई एक यूपी पीसीएस प्री। मेरे भाई दिमाग चकरा जाएगा तुम्हारे इसके क्वेश्चन देख के, इतने शानदार, इतने लेवल के होते हैं ना, कोई बच्चों का खेल नहीं है। और जो बच्चा एक बार अपना सिलेबस करके इनको और लगा लो, इनमें से वो क्वेश्चन लगाना जो तुम्हारे सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि भाई बहुत बुद्धि से बनाए जाते हैं क्वेश्चन इनके दोनों के, बहुत बुद्धि से। ध्यान रखना, कोई भी राज्य हो, कोई भी राज्य हो, तुम्हारे पेपर बनाने वाले भी एक बार इन दोनों का ऑब्जर्वेशन जरूर करते हैं कि भाई देखो इसमें से अपने लेवल का उठाओ पहले तो, क्योंकि बरसों से हो रहे हैं एग्जाम, ये बरसों से हो रहा है, और इतने क्वेश्चन है इसके अंदर, और लेवल उनका बहुत शानदार होता है बच्चे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक बार सिलेबस करो, और जो 2 बुक मैंने बताई है वो कर लो, काम तो तुम्हारा हो गया। आईक्यू तुम जितना डेवलप कर लो उतना कम है। मैंने भी ये चीज यूज की, चिंता मत करो, तुम्हें जो बुक दी है ना, ये काम मैंने भी किया है। मैंने बहुत सटीकता से क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए, तो तुम्हारे लेवल, तुम्हारे टॉपिक से मैच कर। दोनों बुक्स जो मैंने आपको दी हैं, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि लगाओ उसको, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। ओके सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 7 नंबर क्या कहता है? जेनेटिक कोड इज ऑल्सो कॉल्ड डीजेनरेट कोड बिकॉज, अनुवांशिक कोड जो होता है बच्चे, उसको हम अपवसित कोड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? 1 कोडोन हैज मैनी मीनिंग, क्योंकि एक कोडोन के कई अर्थ होते हैं। ठीक है सर, एक से अधिक कोडोन समान अर्थ रखते हैं, एक कोडोन एक अर्थ रखता है, या फिर मेरे भाई इसमें 64 कोडोन उपस्थित होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। समझो, क्वेश्चन छोटा सा है, पीजीटी में आया था अभी 21 में ही, और ये एपी के एग्जाम में भी आ चुका, इसके आने के बाद में एपी में भी आ चुका है ये एग्जाम में। तो अब समझो इस बात का, क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, ऐसा क्यों कहते हैं? देखो भाई, पहले समझो, आनुवांशिक कोड जो है ना, इसकी एक मुख्य विशेषता, जेनेटिक कोड की एक मुख्य विशेषता क्या होती है? इसका डीजेनरेट होना। मतलब क्या है सर इसका? इसका अर्थ ये है कि जो अधिकतर हमारे अमीनो एसिड है ना, वो एक से अधिक कोडोन के द्वारा कोड किए जाते हैं। अब कोडोन क्या होते हैं पढ़ा है ना? अब ये तो नहीं कहोगे सर कोडोन तो आपने बताया ही नहीं, फिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे? अगर तुम्हें कोडोन नहीं पढ़ा तुमने आज तक, तुम कर क्या रहे हो फिर? बताओ। कोडोन पता है ना, 64 कोडोन हमारे पास होते हैं। कोडोन का मतलब आपके जो नाइट्रोजन वाले बेस है ना, जिनसे जीन बनता है, उन बेस का एक एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे ए मान लो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, एटीजी हो गया, कोडोन हो गया, 3 से मिलके बनते हैं। तो प्रत्येक एक कोडोन जो है ना, प्रत्येक जो 3 बेस से मिलकर के बनता है, वो कोडोन क्या करता है? एक विशेष अमीनो एसिड का निर्माण करवाता है। टोटल 64 होते हैं, जिनमें से कुछ स्टॉप भी होते हैं, कुछ अमीनो एसिड की बनने को रोकने वाले होते हैं, कुछ उसको बनवाने वाले होते हैं। जो रोकने वाले होते हैं उनको स्टॉप कोडोन कहते हैं, और जो बनवाने वाले हैं वो तो कोडोन हम नॉर्मल यूज करते हैं। तो एक बात ध्यान रखना कि भाई एक कोडोन ने मान लो कोई अमीनो एसिड का निर्माण करवाया, दूसरा कोडोन भी उसी अमीनो एसिड का निर्माण करवा सकता है,
हो सकता है कोई तीसरा कोडोन भी उसी अमीनो एसिड को बनवाए, क्योंकि अमीनो एसिड तो 20-22 ही होते हैं और हमारे पास कोडोन्स की संख्या 64 है, तो एक से ज्यादा कोडोन्स अमीनो एसिड को बनवा सकते हैं। इसीलिए प्यारे बच्चे हमारे द्वारा ऐसा कहा जा सकता है, इसलिए क्या है, इनका डीजेनरेट नेचर है, अपवासित नेचर है बच्चे इनका। ठीक है, ओके सर। अब देखो मैंने कहा 64 कोडोन हैं, जिनमें से 61 जो होते हैं ना, 61 कोडोन वही 20 प्रकार के अमीनो एसिड को बनने के लिए कोड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमीनो एसिड जैसे आपका ल्यूसीन है, ल्यूसीन को 6 अलग अलग कोडोन के द्वारा कोड किया जाता है बच्चे। ये विशेषता फिर आपकी जो जेनेटिक सुरक्षा है ना उसमें काम करती है, क्योंकि मान लो कोई कोडोन में दिक्कत आ गई तो दूसरा कोडोन बनवा देगा, दूसरे में दिक्कत आ गई तीसरा बनवा देगा, तो आपकी जो सुरक्षा हो रही है। क्योंकि यदि अगर डीएनए का जो सीक्वेंस है ना उसमें कोई छोटा म्यूटेशन हो गया, मान लो तुम्हारा जो कोडोन था उस कोडोन के अंदर क्या हो गया कि म्यूटेशन हो गया, उसकी सीक्वेंस ही बदल गई, अब ATG था AGT हो गया, तो अब अमीनो एसिड तो नहीं बनेगा, क्योंकि हर एक कोडोन की फिक्स सीक्वेंस होती है, वो सीक्वेंस मेंटेन रहेगी तो अमीनो एसिड बनेगा। अब वही नहीं रही तो कैसे बनेगा, तो फिर दूसरा बनाएगा, दूसरे में भी म्यूटेशन होगा तो तीसरा बनाएगा। तो आपके जीन्स की सुरक्षा होती है ये कि कोई ना कोई तो बना ही देगा, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई। ओके सर, तो ये संभावना रहती है कि अमीनो एसिड और प्रोटीन और अमीनो एसिड बनेंगे तो प्रोटीन बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है सर, हो गया क्वेश्चन। 8वें पे आ जाओ मेरे भाई। 8वां क्वेश्चन ये आपका लेक्चरर, आपका जैसे आपका पीएससी लेता है एग्जाम, आपका पीएससी जैसे आपके एमपीपीएससी हो गया, यहाँ पे ऐसे ही उत्तराखंड पीएससी उसके भी लेक्चरर का एग्जाम होता है, आपके के समकक्ष होता है, तो उसमें 2020 में क्वेश्चन आया था, जरा ध्यान से देखिए। व्हाट फीचर ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट कॉज इट टू मूव थ्रू अगारोज जेल ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस। भाई एक मेथड मैंने आपको बहुत लंबा चौड़ा करवाया है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और ये आपने प्री एग्जाम में भी पढ़ा है और आपके मेंस में भी है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मेंस में उतना हिस्सा नहीं है, मेंस में कम हिस्सा है, कहीं कहीं पर है। बच्चे क्या करते रहे, सर हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर में तो ये टॉपिक ही नहीं है, मेंस में भी आता है ये, ध्यान रखना। मैंने पहले भी कहा था, अपनी बुद्धि ये मत लगाना कि सर हमें पहले कौन सी यूनिट करवाओ, या सर ये हमारा सिलेबस नहीं है, या सर हमारी सीक्वेंस में नहीं है। बेटा जब तक तुम्हें समझ में आएगा ना, तुम्हारे दुनिया के सारे कंपटीशन एग्जाम की उम्र जा चुकी होगी। तुम्हारा काम एक ही है, तुम्हारा काम है जबरदस्त मेहनत करना, इस काम के लिए हम हैं। अगर तुम हमसे इस बात पे सवाल उठाओगे ना तो जिंदगी में बेटा कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, दिक्कत आ जाएगी। और आपके माता पिता जो बैठे तुम्हारे इंतजार में, उन्होंने तुम्हें यही कहा था कि तुम पढ़ाई छोड़ के इन चीजों पे ध्यान देना। देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को मैं यही सब कर रहे होते हैं, 2 साल भटकते हैं, 4 साल भटकते हैं, और कुछ बच्चे लगे पड़े हैं। क्योंकि ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है पढ़ने के लिए? दुनिया की हर चीज तो तुम्हारे एक क्लिक पे अवेलेबल है, तुम्हारी नीयत होनी चाहिए, बस नीयत तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। नीयत जब नहीं होती ना पढ़ने की, जब आदमी केवल और केवल हर चीज में कमियां ढूंढता है, 99% उसका ध्यान कमियों पे जाएगा, 1% भी नहीं जाता है कि उसको पढ़ना है। तो इसलिए मेरे भाई ध्यान रखें कि जिस भी चीज का मेंस आप देते हो ना, तो एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन होती है कि प्री आपको आता होगा, तो प्री से कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस से रिलेटेड पक्का डालेगा वो। तो मेरे भाई साथ साथ ध्यान रखना यार, शॉर्टकट मत लेने की कोशिश करना। इसने कहा भाई कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मेथड है ना, उसके अंदर हमारी अगारोज जेल भरी होती है, आप जानते हैं, और अगारोज जेल के अंदर से डीएनए के फ्रेगमेंट क्या करते हैं, मूव करते हैं, और डीएनए के फ्रेगमेंट दौड़ते हैं। भाई ये इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। तो मेरे भाई इसमें क्या होता है, जो अगारोज जेल भरी होती है, अगारोज जेल के अंदर जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप अप्लाई करते हो ना, तो ये डीएनए के टुकड़े दौड़ते हैं। ये अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से कोई टुकड़ा दूर तक चला जाता, कोई टुकड़ा पीछे रह जाता है। हमने यहाँ पे लगाया होता है एक स्केल, स्केल से हम देख लेते हैं कि ये 2 मीटर गया, या 4 मीटर गया, या 10 मीटर गया, ऐसे हम देख लेते हैं। जो जितना मीटर पे गया उसके हिसाब से हमारे पास में पहले से कुछ कैलकुलेशंस होती हैं कि ये इतनी दूर गया है ना, तो इतना बड़ा होगा डीएनए का टुकड़ा। अरे भाई ये तो थोड़ी दूर गया, ये टुकड़ा इतना बड़ा होगा। ऐसे हमारे कैलकुलेशन है। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने का मेथड होता है एक प्रकार से। ठीक है सर। तो डीएनए के जो टुकड़े हैं ना, किस प्रॉपर्टी के कारण वो अगारोज जेल में दौड़ के जाते हैं? आ जाओ भाई। इसके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के कारण जाते हैं, या इलेक्ट्रिक चार्ज होता है इसके ऊपर,
इसके फॉस्फेट ग्रुप के कारण उसके कारण होता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके बेस पेयर के बीच में उसके कारण होता है, या फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के कारण होता है। सही आंसर आपके सामने शुरू में ही आ चुका बच्चे, बी वाला आंसर कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बच्चे, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप के कारण डीएनए पे भी चार्ज है, उधर से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर रहे हो, दो इलेक्ट्रिसिटी वाली चीजें हैं तो एक तो दौड़ेगी, या तो आकर्षित होगी या रिपल्स होगी, एक काम तो होना है, इसलिए दौड़ते हैं बच्चे। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। जो मैंने समझाया है यहाँ लिखा है कि भाई नेगेटिव चार्ज होता है फॉस्फेट ग्रुप पे, और नेगेटिव चार्ज के कारण फिर ये पॉजिटिव वाला जो इलेक्ट्रोड होता है ना उसकी तरफ दौड़ने लगता है जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ। आज ही पढ़ाया था भाई, आज ही मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे इसका जिक्र किया था आपके बैच में, जो आपका बैच चल रहा है आज ही इसका जिक्र आया था कि एग्जाम्पल के तौर पे करवाया था मैंने। इन लैक ओपेरोन, जो बच्चे आज क्लास में थे, जिन्होंने आज वाली क्लास देख ली अपने एप्लीकेशन पे जो पेड बैच में लग रही थी, तो एक बार लैक ओपेरोन आते ही साथ समझो किसका एग्जाम्पल था लैक ओपेरोन। ओपेरोन क्या था, पहले तो ओपेरोन आधा घंटा समझाया था मैंने ओपेरोन क्या चीज होती है, फिर मैंने आपको प्रोमोटर बताया था बच्चे, ऑपरेटर बताया था, रिप्रेसर बताया था, फंक्शनल जीन बताए थे, याद कर लो बच्चे। तो यहाँ देखो लैक ओपेरोन जो है ना किसका, ई कोलाई का। ये आगे देखो इसमें रिप्रेसर इज सिंथेसाइज्ड थ्रू द एक्टिविटी ऑफ ए जीन कॉल्ड। ई कोलाई के अंदर लैक ओपेरोन के अंदर जो रिप्रेसर है ना वो जिस जीन की गतिविधि के माध्यम से बनता है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं, प्रोमोटर कहते हैं, रेगुलेटर कहते हैं, या ऑपरेटर कहते हैं। अब बताओ भाई, देखो स्ट्रक्चरल, ऑपरेटर, रेगुलेटर या प्रोमोटर कौन सा शब्द है। कुछ शब्द से आप वाकिफ हो कि सर स्ट्रक्चरल तो कोई सेंस ही नहीं बनती, ऑपरेटर अलग चीज होती है, तो सर जीन तो फिर वो होते हैं जो रेगुलेट करें प्रोसेस को, या फंक्शनल शब्द आए या रेगुलेटर शब्द आए, और यहाँ पर रेगुलेटर तो सी वाला हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कहाँ से रेगुलेटर आ गया, भाई उसके लिए ओपेरोन पढ़ना पड़ेगा, आज की क्लास में पढ़ाया था, जिस बच्चे नहीं पढ़ा पढ़ लीजिएगा। ओके सर, अगले पे आ जाओ मेरे भाई, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपको, व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन इज चेंज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन। ये कह रहा कि भाई एक कोई जीन था, ठीक है, और ये कुछ काम कर रहा था, दूसरे जीन की प्रेजेंस के कारण इसने अपना काम में बदलाव कर दिया, उसको क्या कहा जाएगा बच्चे, इस घटना को क्या कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको हम एपिस्टासिस बोलेंगे, या ओवर डोमिनेंस बोलेंगे, लीथल जीन बोलेंगे, या सेल्फिश जीन बोलेंगे। बताओ बच्चे क्या आएगा आंसर, तो इसको बोलते हैं सर एपिस्टासिस। कैसे, समझो समझो ये क्या टर्म होती है बच्चे। देखो एपिस्टेसिस क्या होता है, हमारी जेनेटिक्स की वो घटना है जिसमें एक जीन के प्रभाव को दूसरे जीन द्वारा दबा दिया जाता है या बदल दिया जाता है। तो बच्चे दबाने वाले जीन को एपिस्टेटिक जीन कहते हैं, और दबने वाले जीन को हम हाइपोस्टेटिक जीन का नाम दिया जाता है। तो आज के बाद ये दो परिभाषाएं, दो डेफिनेशन कभी नहीं भूलेंगे मेरे भाई। अपना आंसर हो गया है, बाकी जो बच्चे चाहें एग्जाम्पल लिख रखा मैंने आगे, वो एग्जाम्पल इसका रिमेंबर कर सकते हैं। ये देखो भाई, ये भी आपका लेक्चरर में ही आया था, आप ही के समकक्ष एग्जाम में आया था, और क्वेश्चन में क्या दिया है, सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल टूल इन। ये कल वाली क्लास में था, सैटेलाइट डीएनए वाला जो, नहीं कल नहीं, ये भी आज ही था भाई, आज जो कुछ क्लास लगी थी आज ही ये भी हुआ था हमारा। सैटेलाइट डीएनए यूजफुल टूल किस किस में है, सैटेलाइट डीएनए क्या था बच्चे, याद करो, सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, 3 टाइप बताई थी मैंने आपको। तो उसी का बच्चे क्या फोरेंसिक साइंस में यूज है, ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में, सेक्स डिटर्मिनेशन में, ट्रांसजेनेसिस में है। तो किस में यूज आएगा बच्चे, इसका यूज होता है फोरेंसिक साइंस में। देखो क्यों होगा, उसका लॉजिक समझो आप। जो सैटेलाइट डीएनए हमारा है ना, डीएनए के वे टुकड़े होते हैं जिसमें छोटे छोटे जो सीक्वेंस है वो कई बार रिपीट होते हैं, है ना, इसलिए इनको रिपीटेटिव डीएनए भी कहा जाता है। क्योंकि ये जो रिपीटेशन होते हैं वो उनकी संख्या हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए आधार का कार्य कर सकता है कि भी किस व्यक्ति में कितने रिपीट हैं, उसके आधार पर देख सकते हैं कि भी जो फिंगरप्रिंट हमने लिए हैं वो अलग व्यक्ति के हैं कि सेम व्यक्ति के हैं, ऐसे पता लग सकता है बच्चे। तो फोरेंसिक साइंस में यूज होता है। काइमेरिक डीएनए, लो भाई काइमेरिक शब्द ये केमिस्ट्री में बहुत पढ़ते हो आप, काइमेरिक शब्द है ना, विच इज कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए। हम किसको कहते हैं, क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहते हैं, या फिर डीएनए के मैंने कुछ टाइप बताई थी याद करो, जेड डीएनए को कहते हैं, या सैटेलाइट को कहते हैं पैलिंड्रोमिक। काइमेरिक शब्द जहां भी आ जाए ना तो समझ लेना कि ये कुछ ना कुछ ऐसी सेंस निकलेगी कि जिसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ी एक जैसी ना हो, स्ट्रक्चर जिसकी सिमेट्रिकल ना हो,
ऐसी सेंस निकलेगी बच्चे। तो समझो भाई, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब डीएनए को दोबारा से कंबाइन किया गया है, उसके स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव करके हमने दोबारा से डीएनए को बनाया, स्ट्रक्चर में बदलाव किया है तो सिमेट्री तो बिगड़ जाएगी उसकी। काइमेरिक डीएनए को मुख्य रूप से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसी आर्टिफिशियल डीएनए की स्ट्रक्चर होती है जो 2 या 2 से अधिक अलग अलग प्रजातियों के डीएनए के टुकड़ों को जोड़कर प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है। इसका नाम हमारे ग्रीक भाषा के अंदर जो पुराने जीव थे काइमेरा, उसके नाम पे रखा गया है, जो कई जानवरों का मिश्रण था बच्चे। आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर वाले जीवों का निर्माण, जैसे इंसुलिन उत्पादन करने वाले या हमारी जीन थेरेपी में काम आने वाले जीवों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। और भाई ये जो चीजें हैं ना जो लिखी हुई हैं आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके ऊपर तो बहुत सारी क्लास है, कम से कम 40 से 45 क्लास है मेरी आपके बैच में, है ना। तो समझ लेना मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात को। ओके सर, 30 नंबर पे आ जाओ भाई। 30 नंबर पे, और एक बात ध्यान रख लो, जो भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर के किसी भी बैच में जुड़े हुए हैं, चाहे जूलॉजी वाले में हो चाहे बॉटनी वाले में हो, मैं आपके बैच में आपको सेट के जो टॉपिक है ना जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं वो भी करवा रहा हूं। ध्यान रखना भाई, कभी कोई बच्चा सोचे सर ये तो हमारा सिलेबस ही नहीं है सर, कहाँ से ले आए टॉपिक। मेरे भाई छोड़ूंगा नहीं कुछ भी, तुम्हारा तो है ही सिलेबस, तुम्हारे साथ जो रिलेटेड चीजें सेट वाली है ना वो भी चल रही हैं, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है कुछ भी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी होगा काम, लेकिन पेपर में आएगा, इतनी गारंटी देता हूं। 30 नंबर पे आ जाओ बच्चे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए इन द शेल। हमारी कोशिकाओं में सबसे कॉमन फॉर्म कौन सी होती है डीएनए के? डीएनए की कुछ टाइप बता रखी है, तो बी डीएनए सबसे कॉमन होता है भाई, ज्यादा इस पे मुझे डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जेड डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए सबको मैंने डिफाइन करके इनकी परिभाषाएं आपके बैच में लिखवा रखी हैं। और जिस बच्चा बैच में नहीं है तो यहाँ भी लिखा हुआ सब कुछ, मुझे बार बार नहीं बताने की आवश्यकता, पढ़ ले सकते हैं आप यहाँ से। ओके सर, आ जाओ भाई। ये उत्तर प्रदेश के एलटी में क्वेश्चन आया था, लाइसेंसिएट टीचर। लाइसेंसिएट टीचर जो होता है ना, आपको बता दूं 8वीं क्लास का टीचर बनने के लिए जो इसके आसपास के राज्यों में 12वीं क्लास तक का टीचर बनने के लिए जो एग्जाम होता है ना व्याख्याता या पीजीटी लेवल पे, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना उससे भी टफ आते हैं इस पेपर के अंदर। ये 8वीं या 10वीं क्लास तक, 8वीं से 10वीं क्लास तक का टीचर बनने के लिए एग्जाम होता है, इससे भी टफ क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें भी नहीं आते हैं, इसमें आते हैं उससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन। तो अब आप ये टीजीटी पीजीटी छोड़ दो चक्करों को, एक बार ध्यान रख लेना, मेहनत करो, पढ़ाई पे ध्यान देना है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा बच्चे आपको, द लैंप ब्रश क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द oocyte ऑफ। इनमें से किसके अंडकों में लैंप ब्रश गुणसूत्र पाए जाते हैं? oocyte सेल है ना, रिप्रोडक्टिव सेल है बच्चे, तो क्या उभयचरों में पाए जाते हैं या रेप्टाइल्स में या इंसेक्ट में या इन सभी में पाए जाते हैं? सही आंसर होगा बच्चे, सभी में पाए जाते हैं। लैंप ब्रश गुणसूत्र क्या होते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे विशाल गुणसूत्रों में से एक है। इसकी खोज सबसे पहले फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। ये मुख्य रूप से जो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, उन जीवों के जो बढ़ते हुए oocyte सेल है ना, उनके अंदर जो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, उसकी डिप्लोटीन जो स्टेज होती है बच्चे, उसमें पाए जाते हैं। क्लियर है? ओके सर, कुछ जीवों के नाम है, एग्जाम्पल कर लीजिएगा। 15 नंबर पे आ जाओ। क्रोमोजोम के मानचित्र यानी क्रोमोजोम मैपिंग वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड बाय। पहली बार क्रोमोजोम के मानचित्र को किसने तैयार किया था बच्चे? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आपका दिल्ली के एग्जाम में आया था। तो किसने किया था बच्चे? 4 ऑप्शन है, सही आंसर होएगा मॉर्गन। मॉर्गन, ये व्याख्या पूरी है। गुणसूत्र का जो मानचित्र है बच्चे, या फिर लिंकेज मैप भी बोलते, उसको पहली बार तैयार करने का श्रेय हमारे टीएच मॉर्गन को जाता है बच्चे। उनके छात्र अल्फ्रेड स्टर्टवेंट को जाता है। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला जो थी ना, उस पे अपने प्रयोग के दौरान पाया कि जीन जो है वो गुणसूत्रों पर एक लीनियर सीक्वेंस में व्यवस्थित हैं। उन्होंने पुनर्संयोजन आवृत्ति यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके ये मापा कि 2 जीन के बीच की दूरी कितनी है। और मॉर्गन के इस कार्य ने हमारी जेनेटिक्स में जो क्रोमोजोम है उसका सिद्धांत को और मजबूत आधार प्रदान किया, इसलिए उनको हम सहयोग देते हैं इसी को। ओके सर, अब ये लिंकेज पे मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं करी, क्योंकि मैं लिंकेज पे चला जाऊंगा तो फिर टॉपिक से हट जाएंगे, फिर हमारा चैप्टर दूसरा शुरू हो जाएगा। अभी हम चैप्टर दूसरा पढ़ रहे हैं, यूनिट हमारे सेकंड पढ़ रहे हैं।
जैसे लिंकेज पे गहराई से जाओगे तो मेरे भाई फिर तुम्हारी यूनिट अलग बदल जाएगी, तो इसलिए मैं अभी उस पर नहीं जा रहा। आप भी मत जाना अभी। सेट गुणसूत्र मानव जीनोम में होते हैं। अब कहोगे सर ये क्या चीज आ गई, ह्यूमन जीनोम के अंदर सेट गुणसूत्र कौन से हैं? अब समझो पहले, ये सेट SAT क्रोमोसोम क्या समझो, ये वो क्रोमोसोम होते हैं जिनके एक सिरे पर एक छोटा और गोलाकार टुकड़ा जुड़ा होता है जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। ये सैटेलाइट मुख्य गुणसूत्र से एक सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा अलग होता है, अलग रहता है। मानव जीनोम में ये मुख्य रूप से एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक गुणसूत्रों के 4 से 5 टाइप आपको समझाई गई हैं। तो एक्रोसेंट्रिक वाले जो क्रोमोसोम है ना, उसमें पाया जाता है। मानव शरीर में गुणसूत्र संख्या 13 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, 21 नंबर और 22 नंबर, ये सेट गुणसूत्र पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर ये सैटेलाइट पाया जाता है। बच्चे क्लियर है? ओके सर, आ जाओ फिर अगले पे आ जाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी को? अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द सेंट्रोमेयर इज लोकेटेड एट द एपेक्स ऑफ क्रोमोसोम द टाइप ऑफ क्रोमोसोम विल बी। लो भाई, सेंट्रोमेयर मतलब ये क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड हैं, तो ये जो पॉइंट होता है ये सेंट्रोमेयर। अब ये सेंट्रोमेयर आपका ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है। इसने कहा कि टिप के ऊपर अगर है, अगर ये वाला पॉइंट टिप पे है, टॉप के आसपास में है, तो क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक बोलेंगे, टीलो बोलेंगे, एक्रो बोलेंगे, सब मेट्रा बोलेंगे। टीलो, टेल मतलब बिल्कुल टॉप पे है तो टीलोसेंट्रिक बोला जाएगा। बाकी सभी की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा। आ जाओ मेरे भाई, ये लेक्चरर के मेंस में आया था बच्चे, मेंस में आया था, PSC का ही एग्जाम में, जैसे आपका एग्जाम है। क्या है सर? देखिए, इन ए ट्राइजोमिक द पोलीप्लॉइडी क्रोमोसोम इज, जहां पे त्रिगुणसूत्रता है, ट्राइजोमी है, तो वहां पे बच्चे आपके जो बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या जो होती है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, आपसे पूछा है बच्चे। समझिए बात को, क्या कहना चाह रहा, एक एक शब्द को उठा के एक्सप्लेन करता हूं। भाई ट्राइजोमी या त्रिगुणसूत्रता, ट्राइजोमी मतलब जहां 3 इकट्ठे हो जाएं। ट्राइजोमी एक प्रकार की एनयूप्लॉइडी है जिसमें नॉर्मली जो द्विगुणित, जो डबल होते हैं ना गुणसूत्र सेट में, एक अतिरिक्त क्रोमोसोम आ जाता है। इसलिए इनकी कुल संख्या को हम 2n+1 बोलेंगे। नॉर्मल 2n होता है, 23 दूनी 46। अब एक तीसरा आ गया तो क्या बोलेंगे? 2n+1। देखने में ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही आ गया। टेट्रा होता तो +2 कर देते, बात खत्म। और क्या है मेरे भाई? अगले पे आ जाओ। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। लो भाई, ये तुम्हारा सेल साइकिल वाले में से आ गया। मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस है, उसका स्टेज है प्रोफेज 1। उसमें इनमें से क्या चीज नहीं होती है? सेग्रीगेशन, अलगाव, क्रोमोसोम का संकुचन यानी कंडेंसेशन, या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग, या फिर क्याजमाटा फॉर्मेशन। इन 4 में से क्या नहीं होता, ये आपसे पूछा है। तो मेरे भाई सेग्रीगेशन यहां नहीं होता है। सेग्रीगेशन के लिए आपको प्रोफेज के बाद में अगले स्टेज पे जाना पड़ता है, मेटाफेज और एनाफेज जो होती है ना, वहां पे उसकी प्रोसेस चालू होती है। तो सेग्रीगेशन नहीं होता है यहाँ पे, गुणसूत्रों के जो टुकड़े हैं वो टूटते नहीं है, ध्यान रखना, वो आगे टूटते हैं। प्रोफेज 1 जो होता है वहां पे गुणसूत्रों का कंडेंसेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है और कियाजमाटा का निर्माण होता है, जिससे क्रॉसिंग ओवर जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये नहीं होता सेग्रीगेशन। अब थोड़ी बहुत टर्म अगर ऐसा लगे ना सर आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो, देखो बच्चे मैं जहां तक MCQ में पॉसिबल है मैं पूरा आपको कोशिश कर रहा हूं कि जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो वो समझ लेगा। लेकिन अब बिल्कुल तुम सफेद दिमाग से यहाँ करके बैठोगे ना यार, देखो फिर तो कंसेप्ट सीख, अगर प्रॉपर कंसेप्ट ही सीखने, फिर बच्चे बैच है उसके लिए, बिल्कुल शांति से 6 महीने पढ़ो, पेपर में जितना 4-5 महीने का टाइम बचा है पूरा पढ़ो और बिल्कुल पॉसिबल है तुम्हारा हो पाना। चूज द कोड लिस्टेड बिलो, जो कि दिखाता हो, क्या दिखाता हो? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मियोटिक प्रोफेज। मतलब प्रोफेज, मियोसिस की प्रोसेस में जो प्रोफेज होती है उसमें अलग अलग स्टेज होती हैं, तो उनको बताओ, उनकी प्रोफेज बताओ, है ना। तो सामान्यतः आप ऐसे सुना होगा, ऐसे लेजी पायल दीदी, लेजी पायल दीदी, ऐसी ऐसी 5 स्टेज होती है बच्चे किसमें? प्रोफेज में। सीक्वेंस का चयन करना बोला है,
बट इसमें कुछ आंसर है नहीं, मतलब ऑप्शन नहीं है। कूट की मदद से चिन्हित कर सही विकल्प चयन करें। क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है मुझे, या तो सीक्वेंस दे या ये बोले कि सबसे पहला कौन सा आता है। सबसे पहला लेप्टोटीन आता है, जैसे लेजी, पायल, दीदी, ऐसे याद रखोगे तो उससे सारे स्टेज याद हो जाएंगे आपके। लिखा भी हुआ ले मतलब लेप्टोटीन, जी जाइगोटीन, पायल पैचिटीन, और डिप्लोटीन डी, ये डिप्लोटीन डी, और दीदी का था ना, 2 बार डीडी था, तो डाइकाइनेसिस मतलब एक और डी। तो ऐसे याद कर सकते, लेजी, पायल, दीदी, ऐसे याद करोगे तो ये आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। ये कह रहा कि मियोसिस की जो प्रोसेस है ना, उसके दौरान जो कियाज्मा देखे जाते हैं किस, कहाँ पे, पैचिटिन स्टेज पे। ओके सर, प्रेजेंस ऑफ वन कियाज्मा रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर ऑकरिंग इन नियर विसिनिटी, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड। इसने कहा एक कियाज्मा की उपस्थिति दूसरे के आसपास के क्षेत्र में होने की संभावना को कम कर देती है। इस घटना को क्या कहते हैं? एक कियाज्मा है तो उसके आसपास के क्षेत्र में दूसरा नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी होने की। इस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है बच्चे? इसी को कहा जाता है सर इंटरफेरेंस कहा जाता है। यानी इंटरफेरेंस का मतलब वो परिघटना जिसमें एक स्थान पर होने वाला क्रॉसिंग ओवर जो है, यानी कियाज्मा निर्माण जो है, उसके निकट के क्षेत्र में दूसरे क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना को काफी कम कर देता है। समझ गए बात को? सरल शब्दों में कहें तो बाधा उत्पन्न करता है, इसलिए बोलते हैं इंटरफेरेंस। अगला क्वेश्चन देखो बच्चे, हैप्लॉइडी वाज द नॉर्मल सिचुएशन फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बिफोर द ओरिजिन ऑफ सेक्स। सेक्स की उत्पत्ति के पहले सभी जीवों के लिए जो हैप्लॉइडी थी ना, वो एक सामान्य स्थिति थी। हैप्लॉइडी, डिप्लॉइडी, क्लियर है? हैप, हाफ, सीधा याद करो, डिप, डबल, ऐसे याद करो। ओरिजिन ऑफ सेक्स टुक प्लेस विद द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूसिंग मियोसिस। सेक्स की उत्पत्ति जीवों के जीवन चक्र में अर्ध गुणसूत्री विभाजन के विकल्प के साथ हुई थी। ठीक है, अब देखो भाई, दो बातें, एक अजर्सन है, एक रीजन है, एक स्टेटमेंट है, एक रीजन है। अब बताओ क्या लग रहा है? समझो इसको, थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। देखो भाई, जो हमारा डेवलपमेंट आपका दृष्टिकोण है, हमारा जो लैंगिक जनन है ना, इसके उद्भव से, मतलब जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो केवल विखंडित हो जाते हैं, 2 भाग में बढ़ जाते हैं। एक होते हैं जहाँ पे नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है, लैंगिक प्रजनन होता है। तो लैंगिक जनन का जो विकास हुआ ना, उससे पहले जो पहले वाला जीवन था वो हैप्लॉइड थे, मतलब उसमें पेयरिंग नहीं थी क्रोमोसोम की, जैसे हमारे अंदर होती है, जिसका अर्थ है कि उसमें गुणसूत्रों का केवल एक ही सेट था। जैसे आज हम 23 दूनी 46 बोलते हैं, ऐसे नहीं था। वे एसेक्सुअल रूप से विभाजित होते थे। लैंगिक जनन की उत्पत्ति के साथ ही जीवन चक्र में क्या हुआ, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की शुरुआत हुई, जहां पे अगुणित और द्विगुणित अवस्थाएं एक दूसरे के बाद आती हैं। कुछ जीवों में देखना आप लोग, कुछ जीवों में आप देखोगे तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती हैं। मतलब एक ही जीव के अंदर एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें हाफ क्रोमोसोम होते हैं, और एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें डबल क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ये आपका लैंगिक जनन के बाद ही आपका संभव हुआ। ओके सर, ठीक है। तो दोनों ए और आर सही है, और आर जो है बच्चे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोनों ही चीजों की। ये भी आपका लेक्चर के मेंस में आता भी क्वेश्चन, देखो फिर से। अ बायोकेमिस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ डीएनए इन शेल्स ग्रोविंग इन लेबोरेटरी। एक रसायन विज्ञानी था, उसने लेबोरेटरी में जो कोशिका जो ग्रोथ कर रही थी, उसमें डीएनए की मात्रा को ऑब्जर्व किया। द अमाउंट ऑफ डीएनए वुड बी फाउंड टू बी डबल इन। तो अमाउंट जो डीएनए का डबल कब होगा भाई? कोशिका अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर, देखो कोई भी शेल है, जैसे ही उसका निर्माण हुआ तो पहले इंटरफेज आता है। इंटरफेज में क्या करती है? वो अपना रेस्ट करती है, जेनेटिक मटेरियल को बढ़ाती है। अब ये रेस्ट फेज जो इंटरफेज होता है, इसमें भी 3 स्टेज होती है, G1, सिंथेसिस और G2, 3 स्टेज होती है इसमें भी। तो आपसे पूछा कि कौन सी स्टेज में उसका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है, इतना सा क्वेश्चन आपसे पूछा बच्चे। आंसर देख लो, G2 फेज के बाद, सेल साइकिल के अंदर G2 फेज के बाद में क्या होता है? डबल हो जाता है। बस यही चीज पूछी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो भाई पढ़ लेना, आराम से इसको पढ़ोगे। ये भी आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। मैं सिर्फ आंसर पे बात करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि मुझे कुछ सिखाना चाहिए यहाँ से। क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमेटिड्स अक्कर एट टीलोफेज।
इसने कहा कि टीलोफेज में क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है और सेपरेशन होता है क्रोमेटिड्स का। तो ये बात इसके यहाँ पर डी वाले दी गई है, जो कि कथन आपका क्या है यहाँ पे बच्चे असत्य है। क्यों? क्योंकि जो कोशिका विभाजन जब होता है, सेल डिवीजन जब होता है, तो बच्चे उसमें गुणसूत्रों का जो स्प्लिटिंग होता है या जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं उनका सेपरेशन होता है, वो आपका एनाफेज की लास्ट स्टेज पे हो जाता है, ना कि टीलोफेज में। ठीक है ना, इसलिए गलत हो जाएगा। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, अपकेंद्रण की प्रोसेस होती है किसी भी चीज को एक एक्सिस के चारों तरफ घुमाने वाली। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान कौन सा सेल ऑर्गेनेल है बच्चे, वो आपका कम स्पीड से तलछट करेगा, मतलब कम स्पीड से गति करेगा और एक जगह पे स्टेबल हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियाई, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम। जैसे देखो हम वॉशिंग मशीन कपड़ों को घुमाती है, तो मैल के पार्टिकल अलग होकर के बाकी की तुलना में क्या होते हैं, कुछ भारी पार्टिकल अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, जो कम स्पीड से घूमते हैं, और हल्के पार्टिकल ज्यादा स्पीड से घूमते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ भी बोला कि इन चार में से अगर हम इनको एक मशीन में डाल के घुमाएं, तो बताओ कौन सा पार्टिकल जो है वो कम स्पीड पे तलछट करेगा, कम स्पीड पे बैठेगा, तो वो न्यूक्लियाई क्यों होगा। देखो भाई, अब समझो एक बार पूरा। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें कोशिका के विभिन्न अंगों को उनके आकार, उनके भार, उनकी डेंसिटी के आधार पे अलग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यही होता है, आकार, भार, डेंसिटी के हिसाब से घुमाओ, जिसके अलग अलग डेंसिटी होंगी वो अलग अलग स्पीड से गति करेगा, अलग अलग जगह पे गति करेगा। तो ऐसे अलग करने की मेथड है। इस प्रोसेस में सबसे बड़े और सबसे भारी जो अंग होते हैं ना शेल के अंदर पाए जाने वाले, वो कम स्पीड पर परख नली के नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं उनको, और जो आपके हल्के होते हैं वो ज्यादा स्पीड से घूमते हैं और बैठते नहीं है। हमारा न्यूक्लियस जो होता है सबसे बड़ा और विशाल अंग होता है, तो ये भी मेरे भाई सबसे पहले कम स्पीड से घूम के और तली में बैठ जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगेशन से हम अगर चाहें तो शेल के अंदर से न्यूक्लियस को अलग कर सकते हैं। ये थे बच्चे अपने यूनिट नंबर 2 के लिए क्वेश्चंस। ध्यान रखिएगा, अच्छे से बच्चे प्रैक्टिस करो, जितने शानदार तरीके से कर सकते हो उतने शानदार तरीके से प्यारे बच्चे करेंगे आप लोग। तो आज के रखते हैं क्लास बच्चे, मिलेंगे अगले यूनिट के प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद भाई।